फ्रेंड्स, बेटा आज हम लोग जो है अल्टरनेटिंग करंट की जो एडिशनल एक्सरसाइज है उसको हम लोग डील करेंगे। उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक करके हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 7.12। पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसको समझते हैं, डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। कह रहा है कि एन एलसी सर्किट कैसी आपकी है, इंडक्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। एन एलसी सर्किट कंटेन्स 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ठीक है ना, उसमें इंडक्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है, उनकी वैल्यू दी गई है। विथ एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो पहले से चार्ज है और उस पर क्या है, कितना चार्ज है, 10 मिली कूलम चार्ज है। ठीक है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लेजिबल, क्योंकि एलसी सर्किट है तो आर को हम लोग क्या कर दिया, हमने नेग्लेक्ट कर दिया कि रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है, मतलब कोई भी हीट लॉस नहीं होने वाली है। लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज एट टी इक्वल टू 0। मान लिया आपने सर्किट को यहाँ पर क्लोज जब करोगे तो उस टाइम को आप 0 लोगे। जैसे ही सर्किट को आप क्लोज करते हो तो उस टाइम को आप 0 कंसीडर करोगे। तो इसमें 5 पार्ट हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। पहले को चेक करते हैं क्या है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। स्टार्टिंग में पूरे सिस्टम के पास जो एलसी सर्किट है उसमें टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी स्टार्टिंग में, और इज इट कंजर्व्ड ड्यूरिंग द एलसी ऑसिलेशन। क्या वो जो एनर्जी इनिशियली एनर्जी जो सिस्टम में पूरी की पूरी स्टोर्ड है वो एलसी ऑसिलेशन जब होगा तो क्या एनर्जी स्टोर्ड होगी। आपको कहोगे सर बिल्कुल स्टोर्ड होगी, कंजर्व होगी। क्यों कंजर्व? इसलिए होगी क्योंकि रेजिस्टेंस तो लगा नहीं है, तो कहीं पर एनर्जी क्या है, लॉस नहीं होने वाली है। ठीक है ना। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है ना। एनीवे उसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कि अच्छा टोटल स्टार्टिंग में क्या है, आपकी की तो कनेक्ट नहीं है ना, तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ स्टोर्ड है, कैपेसिटर में। क्या इंडक्टर में कोई एनर्जी स्टोर्ड होगी? आपको सर बिल्कुल नहीं स्टोर्ड होगी। पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ स्टोर्ड होगी, कैपेसिटर में। तो आप लिखोगे यहां पर कि इनिशियली, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ठीक है ना, कहाँ होगी, कैपेसिटर में ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि चार्ज सिर्फ किसके पास है, कैपेसिटर के पास है। क्या इंडक्टर में कोई एनर्जी स्टोर होगी? इंडक्टर में जब तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तब तक कोई भी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर नहीं होने वाली है। और जब करंट फ्लो करेगी तो आपको पता है कि 1/2 LI² से एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है ना। तो अभी तो आपका की डिस्कनेक्ट है, इनिशियली इस पे ही चार्ज स्टोर है, तो पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, कैपेसिटर में। उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, इंडक्टर में, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है जी। तो इन दोनों को हम 1 बाय 1 करके डील करेंगे। अभी तो एनर्जी कहाँ स्टोर है स्टार्टिंग में, कैपेसिटर में। कितना होती है आपको पता है, E इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन 2C। और चार्ज कितना आपका है, ये चार्ज आपका है 10 मिली कूलम है। तो मिली कूलम को क्या है, आप जब कूलम में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 10⁻³ आएगा बेटा जी, आ जाएगा कूलम। स्क्वायर कर लोगे अपॉन 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, 50 माइक्रोफेरेड। चेंज करोगे फेरेड में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ये कन्वर्जन आपको आता है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1 जूल। ठीक है ना। तो जो एनर्जी स्टोर हो गई कैपेसिटर में कितना हो गया बेटा जी, स्टार्टिंग में जो एनर्जी स्टोर है वो कैपेसिटर में ही स्टोर है और वो कितना है, 1 जूल है। ये एनर्जी स्टोर निकालिए आपने स्टार्टिंग में। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को है ना। और फिर कहोगे सर यहां पर कि एज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, एज नो रेजिस्टेंस in the circuit
ठीक है ना, तो नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, ठीक है ना, ठीक है ना, देयरफॉर एनर्जी इज कंजर्व्ड, देयरफॉर एनर्जी इज व्हाट, तो आंसर आएगा आपका एस, एनर्जी क्या होगी आपकी कंजर्व होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है बेटा जी। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या बोलता है उसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट ये बोलता है कि व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। एलसी ऑसिलेशन में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको पता है क्या होती है, तो आप कहोगे सर कि फॉर अ गिवन एलसी ऑसिलेशन, बी पार्ट देखते हैं, फॉर अ गिवन व्हाट एलसी ऑसिलेशन ठीक है ना, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होती है 1/2π√L/C होती है बेटा जी, आई थिंक यही होती है ना। वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, FR = 1/2 इंटू क्या होगा 3.14 इंटू 1/√LC, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, L की वैल्यू क्या है 20 मिली हेनरी, हेनरी में अगर इसको हेनरी में चेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा जी, देखो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चेंज करने के लिए हेनरी में, हेनरी इंटू C को चेंज कर देंगे फैरेड में, -6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा 159.2 या 5 जो भी हर्ट्ज। ये तो आपको बस नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये जो है इसको याद करना था, इसमें वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आपको निकालना था। आप कहोगे सर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चे कभी कभी पूछते हैं, जो बाय वाले बच्चे होते हैं कि सर ये तो आपने आंसर यहाँ लिख दिया कैलकुलेट करके, हम किसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले देखो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, कुछ तो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब कुछ मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने कहा सर ये FR है 1/2 इंटू 3.14 इंटू, सबसे पहले क्या करो आप इन पावर्स को एक तरफ करो, देखो यहाँ पर -3 है, यहाँ पर क्या है -6 है, तो आ जाएगा 9, है ना बेटा जी, आ जाएगा 9। और ऐसा सेट करो, क्योंकि रूट लगा हुआ ना, तो पावर ऐसा सेट करो कि वो इवन नंबर आए, पावर जो है या तो 8 आए या तो 6 आए, जिससे कि उसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देखो ना, अगर एक 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 ना, अगर यहाँ से 50 में से एक 0 निकाल दो, एक 0 निकालने के बाद देखो कितना 6 है, 3 है, हो जाएगा -9, और एक 0 निकालो हो जाएगा -8, तो ऐसा हो जाएगा। देखो रूट में इन रूट 20 इंटू, देखो 5 कर दिया इसको मैंने, क्योंकि इसका एक 0 ले लिया, अगर एक 0 हट गया इसका, तो देखो -3 -6 हो जाएगा -9, और एक 0 आपका प्लस में है ना, 5 इंटू 10⁻, होगा ना, तो एक 0 क्या करेगा, इसके पावर को क्या करेगा बेटा जी, बढ़ाएगा, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻8, -9 से -8 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 50 का 0 आपने इंक्लूड किया है। अब ये -8 हो गया, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो, कैसे देखो बेटा जी, यहाँ पर क्या है 1/, ये तो आप लिखोगे जो कहते हो, इंटू 1/, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 2, तो 100 अगर हो गया तो इसमें 2 डाल दोगे, कितना हो जाएगा 10⁻, ये हो जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, ये 100 को इंटू 10⁻−8 हो जाएगा,
है ना बेटा जी। इसके बाद जो है 1 अपॉन ये ज्यों का त्यों लिख लोगे आप, ये तो रहेगा मल्टीप्लाई करके, इनटू पावर को रिमूव कर रहे हैं हम, देखो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा -6, तो 1 अपॉन 10 टू पावर -6 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो ये आप कह सकते हो इसको सॉल्व करो कैसे, 1 अपॉन ये ज्यों का त्यों लिखो इंटू और 1 अपॉन 10 टू पावर -6 को आप रूट कितना -3 का पावर 2, अब पावर 2 से रूट कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन ये जो लिख रहे हो ना, इसको लिखते ही आप लिखना ही पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 टू पावर -3, इसको ऊपर ले जाओगे जो होगा +3, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो इस प्रकार से हम पावर को रिड्यूस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करते करते ये जो है ऐसे फैक्टर को सॉल्व करने का आपको तरीका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ये बी पार्ट भी आपने कर लिया, ठीक है। अब देखो बेटा जी हम जाते हैं सी पार्ट को पढ़ते हैं, सी पार्ट क्या है और फटाफट उसे करके खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये बोल रहा है सी पार्ट में कि एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड completely electrical that is stored in the capacitor, किस टाइम पर एनर्जी क्या होगी, पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड होगी। सेकंड, कंप्लीटली मैग्नेटिक, पूरी की पूरी कहां स्टोर्ड होगी, इंडक्टर में। किस टाइम पर, जब एलसी ऑसिलेशन होगा ना, तो आप कभी देखोगे कि पूरी की पूरी एनर्जी कहां स्टोर्ड होगी, कैपेसिटर में, इंडक्टर में 0 है। फिर आप किसी टाइम पे देखोगे इंडक्टर में मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी है, कैपेसिटर में 0 है। तो वही टाइम आपसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सी पार्ट को देखते हैं कि किस टाइम पर टोटल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी और किस टाइम पर क्या होगी, इंडक्टर में टोटल एनर्जी स्टोर होगी, उसको हम लोग देख लेते हैं। कंप्लीटली की बात कर रहा है। सबसे पहले क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करोगे आप लोग। बड़ा ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट हमने क्या है कि हमको लग रहा है कि टफ होगा। तो क्या है, सबसे पहले आपने क्या है, देखो बेटा जी, जब इसको आप कनेक्ट करोगे, है ना, जब की को आपने, सी पार्ट हम देखते हैं, जब आप की को आपने कनेक्ट किया तो उस टाइम को आपने 0 मान लिया। तो 0 टाइम पे तो आपने कनेक्ट किया इसको है, तो t = 0 पर पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ स्टोर्ड है, कैपेसिटर में स्टोर्ड है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही की को कनेक्ट करोगे तो यहाँ से डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी, चार्ज यहाँ से डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। जैसे चार्ज यहाँ से डिस्चार्ज होगा, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट होगी। तो जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, चार्ज जब फ्लो करेगा, क्योंकि आपने सर्किट को कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो करेगा। जब चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा तो करंट फ्लो करना शुरू करेगी। जब करंट फ्लो करना शुरू करेगी तो इंडक्टर में भी कुछ न कुछ एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली बात की, जो टोटल एनर्जी कब स्टोर है कैपेसिटर में, t = 0 पर, t = 0 पर पूरी की पूरी एनर्जी यहीं स्टोर्ड है, ठीक है ना। ये तो निकाल लिया आपने। अच्छा, अब जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ से चार्ज क्या है, डिस्चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, इसमें एनर्जी बढ़ती रहेगी। जब कैपेसिटर का पूरा चार्ज जब क्या है फ्लो कर जाएगा, तो इसमें क्या है, इस पर चार्ज हो जाएगा 0। और करंट कब होगी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम तब होगी जब पूरा का पूरा चार्ज फ्लो कर जाए। जब पूरा का पूरा चार्ज फ्लो करेगा तो सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी और कैपेसिटर में क्या है, आपका चार्ज 0 होगा। इस पर चार्ज कब 0 होगा, जब करंट आपकी मैक्सिमम होगी। और जब करंट सर्किट में मैक्सिमम होगी तो इस पर चार्ज 0 होगा और यही करंट इसमें फ्लो कर जाएगी। तो अगर इंडक्टर में करंट मैक्सिमम फ्लो कर रही है तो जो एनर्जी यहाँ स्टोर होगी इंडक्टर में, मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होगी, 1/2 Li मैक्स स्क्वायर होगी, है ना बेटा जी। बस आपको वही टाइम निकालना होता है। तो अब क्या करोगे, क्योंकि एलसी ऑसिलेशन में अगर आप देखो तो अगर ये आपके पास टाइम है, करंट क्या है, अगर करंट फ्लो कर रही है तो करंट कैसे फ्लो करेगी, साइनसॉइडल करेगी। करंट पहले क्या होगी, मैक्सिमम, पहले 0 करंट होगी, फिर मैक्सिमम होगी, है ना, फिर 0 होगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी, है ना। मैंने बताया था आपसे, एक बार चार्जिंग होगा, फिर डिस्चार्जिंग होगा, फिर चार्जिंग होगा, फिर डिस्चार्जिंग होगा। तो करंट, अगर करंट का डायग्राम बनाया, करंट का ग्राफ बनाते हम लोग, करंट है ना, ये करंट का ग्राफ अगर हम बनाते तो ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा,
टाइम के साथ करंट वाला ग्राफ ऐसे आएगा। आप ये बताइए सर्किट में जब करंट जीरो है, तो उस टाइम पर टोटल चार्ज कहाँ स्टोर्ड है? बोला बेटा जी, टोटल चार्ज कहाँ स्टोर्ड है? कैपेसिटर में। तो टोटल चार्ज अगर कैपेसिटर में अगर करंट जीरो है तो किस टाइम पर करंट जीरो है? t इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपका ये टाइम आपका जीरो टाइम है और ये आपका है कैपिटल T टाइम, टोटल टाइम इन वन ऑसिलेशन। तो जब करंट जीरो है तो टोटल चार्ज कहाँ स्टोर्ड है? कैपेसिटर में। तो उस टाइम पर एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी कंप्लीटली, क्योंकि उस टाइम पर एक भी करंट इसमें फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है बेटा जी। इसके बाद डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुई, करंट बढ़ना स्टार्ट हुई। जब करंट क्या हो गई बेटा जी? मैक्सिमम। अच्छा, ये T होगा तो ये क्या होगा? ये T/2 होगा और ये T/4 होगा। ये करंट हो गई मैक्सिमम। जब करंट सर्किट में मैक्सिमम है उस टाइम पर कैपेसिटर में एक भी चार्ज नहीं है, पूरा का पूरा चार्ज फ्लो कर गया है। तो यानी पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला आया? पूरा का पूरा करंट कहाँ चली आएगी? चार्ज फ्लो कर गया तो करंट हो गई मैक्सिमम। तो इसमें कितनी करंट आ गई? I मैक्स आ गई। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई कितनी हुई? 1/2 LI मैक्स। पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ स्टोर हो जाएगी, पूरी की पूरी एनर्जी। इसका मतलब कि इसमें क्या होगी? इस केस में कंप्लीटली मैग्नेटिक एनर्जी होगी। यहां पर क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। अच्छा, इस पॉइंट बताइए T/2 पे क्या होगा? T/2 पे आपकी करंट जीरो हुई। करंट जब जीरो होती है तो इसका मतलब इसमें करंट सर्किट में करंट जीरो है, इसका मतलब क्या? पूरी की पूरी पूरा का पूरा चार्ज कहाँ स्टोर होगा? कैपेसिटर में। तो इसमें क्या आएगा? इस वाले केस में पूरी की पूरी एनर्जी कैसी होगी? इलेक्ट्रिकल होगी। अब बताओ यहां पर क्या है? करंट फिर मैक्सिमम हो गई। करंट के मैक्सिमम होने का मतलब वो अलग बात है, करंट रिवर्स हो गई है। सर्किट में करंट के मैक्सिमम होने का मतलब कि कैपेसिटर से पूरा का पूरा चार्ज क्या है? चल चुका है। तो कैपेसिटर में कितना चार्ज हो गया? जीरो। I मैक्स, इसमें एनर्जी कितनी हो गई? मैक्सिमम। तो यहां पर क्या आएगी? यहां फिर आ जाएगी, क्या बोलते हैं, टोटल मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी। इस पॉइंट पर फिर करंट जीरो हो गया। जो करंट जीरो हो तो क्या होगा तुम्हारा? ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? तो आप आंसर क्या है आपका? देखो पूछा क्या है, एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। तो अगर आप बात करो पहला पॉइंट कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल कब होगी, किस टाइम पर, क्या होगा? जीरो टाइम पे होगा कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। फिर कब हो रहा है? T/2 पर होगा कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। फिर कब हो रहा है बेटा जी? फिर कितना हो रहा है? T पर हो रहा है कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, एंड सो ऑन। ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, निकाल लोगे। दूसरा क्या होगा आपका? बताइए किस टाइम पर कंप्लीटली मैग्नेटिक एनर्जी होगी? सबसे पहले किस पे आएगा? जब I मैक्स होगा तो पूरी पूरी एनर्जी इसमें आ जाएगी, वो हो जाएगा T/4। फिर किस पे होगा बेटा जी? ये T/4 है, T/2 है, कितना होगा? ये वाला पॉइंट जिस पर सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है 3T/4। तो T/4 3 T/4, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 5T/4, है ना। साइकिल को आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो इस प्रकार से, एंड सो ऑन। ये वो टाइम है जिस टाइम पर सर्किट में सिर्फ कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये वो टाइम है जिस टाइम पर सर्किट में सिर्फ क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी है। ठीक है ना। तो करंट के डायग्राम से, करंट के ग्राफ से हम निकाल सकते हैं कब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरा का पूरा होगी और कब मैग्नेटिक एनर्जी पूरा का पूरा होगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ये सी पार्ट का सोल्यूशन था। डाउट होना तो बेटा हमसे पूछना, ठीक है ना। तो बेटा आपने निकाल लिया कि कैपेसिटर में कब टोटल एनर्जी किस टाइम पर, किस टाइम पर, क्योंकि एलसी ऑसिलेशन होगा, ठीक है ना। तो आप देखो कुछ पहले या इस पर पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर होगी, कुछ टाइम के बाद एनर्जी इसमें जीरो हो जाएगी, फिर कुछ टाइम के बाद पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर यहाँ होगी, फिर जीरो हो जाएगी। ऐसे क्या है, चलता रहेगा ऑसिलेशन, डिस्चार्जिंग होती रहेगी बेटा जी, ठीक ना। अब जो डी वाला पार्ट पूछा है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एट व्हाट टाइम्स इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मतलब
यहाँ पर पूरा का पूरा फुल्ली चार्ज है ये। इसके बाद ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। जब ये डिस्चार्ज शुरू होगा तो इसकी एनर्जी इसमें आना शुरू हो जाएगी और आना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स क्या है, कह रहा है कि वो टाइम निकालिए जिस टाइम पर पूरी एनर्जी का हाफ एनर्जी इसके पास हो और हाफ इसके पास हो। ध्यान देना, इस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। मतलब वो टाइम निकालना है जिस टाइम पर इसमें भी एनर्जी हो, इसमें भी एनर्जी हो, और वो हाफ, मतलब पूरी एनर्जी का हाफ एनर्जी इसमें हो और हाफ एनर्जी इसमें हो। वो टाइम निकालना है। अब इसके पहले क्या निकाले थे? इसके पहले ये निकाले थे कि पूरी की पूरी एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है, वो टाइम निकालो। जब पूरी की पूरी इसमें स्टोर होगी तो वो टाइम निकालो। अब निकालना है कि एट व्हाट टाइम इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें आधी एनर्जी इसमें होगी, आधी एनर्जी क्या है इसमें होगी, उसको निकालना है। तो फटाफट करते हैं इसके लिए। इंपॉर्टेंट आपका डी पार्ट है। तो ये कह रहा है कि इफ half of total energy is stored in capacitor, ठीक है ना, देन, ठीक है ना, अगर आप देखो इफ हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड हाफ ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, दोनों पॉइंट अगर लिखोगे आप, इसको आप ऐसे लिखो। एक सिंपल तरीका आपको बताते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा कि ये टाइम t इज द टाइम एट विच हाफ ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड रिमेनिंग हाफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। t वो टाइम है, t इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, देखो 2n+1 कैपिटल T अपॉन 8। दिस इज द टाइम एट विच हाफ ऑफ एनर्जी stored in capacitor and remaining half stored in inductor। ठीक है जी, ये लिखना आप यहाँ पर दीज आर द टाइम्स, है ना, क्योंकि बहुत सारी टाइम्स आने वाले ना, तो ये लिखना आप लोग दीज आर द टाइम्स। ठीक, इसको पूरा सही कर लेना, इसको सेंटेंस को। देखो क्या है, t इक्वल टू 2n+1 t अपन, तो बहुत बार ऐसे टाइम्स आए, और टाइम एक ही नहीं होगा कि इसे मालूम नहीं, आपने रखा क्या, सपोज किया, और n क्या है, n आपका इंटीजर है, 0 1 2 3 n सो ऑन। n की वैल्यू रखते जाओगे और टाइम आपको मिलती जाएगी। t कितना आ गया बेटा, t इज वॉट, t बाई कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा, 3t बाई 8 आ गया, फिर 5t अपॉन 8 आ गया, एंड सो ऑन। ये वो टाइम है जिस टाइम पर, क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों साथ में हो रहे हैं बेटा ना, चार्जिंग भी हो रहा है और डिस्चार्जिंग भी हो रहा है। आई थिंक मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये तो एक समय ऐसा आएगा जब क्या होगा कि जो आपका कैपेसिटर है, ये जो आपका इंडक्टर है, हाफ एनर्जी इसमें होगी, हाफ एनर्जी इसमें होगी। वो कौन सा टाइम होगा, t/8। फिर 3t/8 के बाद फिर हाफ एनर्जी इसमें होगी, फिर हाफ इसमें होगी, फिर कितना 5t/8, है ना। इस प्रकार से जो है क्या बोलते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ t/8 आप टाइम लेते जाओगे और वो टाइम आपको मिलती जाएगी। होगी कि यहाँ लिख सकते हो आप कि these are the time, ठीक है ना, when energy is half in capacitor and half in
इंडक्टर। ये बार बार रिपीट होता रहेगा बेटा जी ना। तो आपने देखा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल कब होगी वो टाइम निकाल लिया आपने, कंप्लीटली मैग्नेटिक कब होगी वो टाइम निकाल लिया आपने, और साथ में हाफ एनर्जी कैपेसिटर में, हाफ एनर्जी इंडक्टर में, वो कौन सी टाइम होगी उसको भी आपने निकाल लिया। और बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा एलसी ऑसिलेशन अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है बेटा जी, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि क्या इफ अ रजिस्टर is inserted in the circuit, how much energy eventually dissipated as a heat। मतलब अब हमने क्या है, सर्किट में क्या कर दिया, रजिस्टर को इन्वॉल्व कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो एनर्जी लॉस होनी ही होनी है, डिसिपेट तो होनी है हीट के फॉर्म में, उसे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा जी, तो देखते हैं बेटा जी कि अगर रजिस्टर को हमने इंसर्ट कर दिया तो कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो ई वाला पार्ट हम देखते हैं, ठीक है ना, जो आपका पार्ट ई है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको भी देखते हैं। और बहुत सिंपल इसमें है, ये आपका क्या है, कैपेसिटर है, और यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टर लगा दिया, और यहाँ पर देखो आपने इंडक्टर लगा रखा है, और सर्किट आपने मान लो यहाँ कनेक्ट कर दी है। ये आपका प्लस क्यू था, ये आपका माइनस क्यू था। ठीक है बेटा, तो इसको आप जानते थे, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, और यहाँ से क्या है, चार्ज जब डिस्चार्ज होगा तो करंट फ्लो करेगी ऐसे, जब करंट फ्लो करना शुरू करेगी तो यहाँ से क्या है, रेजिस्टर से क्या होगा, हीट डिसिपेट होगी। जब करंट स्टार्ट होगी तो रेजिस्टर में क्या हीट डिसिपेट करेगी, कितना हीट डिसिपेट कर रही है उसे निकालना हमको है। तो स्टार्टिंग में जो इनिशियली जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो कितनी थी बेटा, इनिशियली कितनी थी, टोटल कितनी एनर्जी थी, Q²/2C निकाला था आप लोगों ने, ये 1 जूल थी। आपने कहा सर कि 1 जूल एनर्जी स्टोर थी पहले, है ना। तो बताइए टाइम के साथ साथ एक लॉन्ग टाइम अगर कंटिन्यू करंट फ्लो करती रहे तो कितनी एनर्जी रजिस्टर लॉस करेगा, इतनी ही करेगा, जो एनर्जी स्टोर थी वही तो लॉस होने वाली है। तो हीट डिसिपेट भी इतना होगा बेटा जी, ये 1 जूल ही होगा। अरे जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है वही तो क्या है, वही तो लॉस होगी ना। तो एनर्जी लॉस वही होने वाली जो स्टोर्ड है, ठीक है ना। टाइम के साथ साथ क्या है, रजिस्टर से एनर्जी लॉस होते 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 टोटल एनर्जी कितनी लॉस होगी, 1 जूल के बराबर ही लॉस होने वाली है। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वही एनर्जी रजिस्टर्स के अक्रॉस क्या है, लॉस होगी, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी को लॉस करता नहीं है, रजिस्टर ही लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है बेटा जी, तो ये आपके पास 5 पार्ट थे, पांचों को हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए टाइम लगा बेटा जी। अब मैं अगले क्वेश्चन में आऊँगा। अब बेटा को देखो बेटा जी, ये आपका 13 क्वेश्चन है एडिशनल एक्सरसाइज का, कि अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.50 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। ठीक है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल एंड व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम। ठीक है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ते ही आप लोगों के दिमाग में जो है ना कुछ चीज़ें बिल्कुल फास्टली जो है कि आनी चाहिए, कि भाई क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट का मतलब पीक करंट पूछ रहा है, और पीक मतलब I0 पूछ रहा है। I0 का मतलब आपको IRMS चाहिए, और I0 अच्छा करंट चाहिए तो आपको Z चाहिए, क्योंकि आपको देखो ERMS आपको दिया हुआ है 240 वोल्ट। तो अगर आपको वोल्टेज दिया हुआ है और करंट आपसे पूछ रहा है तो आपको Z भी चाहिए। ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपके अगर ब्रेन में चलेंगी तभी आप रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्किट बनाते हैं। ये हमारे पास का देखो, ये आपने कहा हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, इंडक्टेंस है, और ये आपने यहाँ पर सप्लाई लगा रखी है। ऐसे कितनी सप्लाई, टू कितना है, 240 वोल्ट है ये, और ये 50 हर्ट्ज है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो 240 वोल्ट जो आपको ये दिया गया, आपको मैंने पहले बताया है कि 240 वोल्ट का मतलब ये RMS वैल्यू है। ये क्या है, आपकी RMS वैल्यू है, ये आपका R है, ये आपका L है। और आपको क्या निकालना, I0 निकालना है। तो सबसे पहले आपको Z निकालना पड़ेगा। विदाउट इम्पीडेंस आप जो है करंट निकाल ही नहीं पाओगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करो आप, पहला काम कि आप Z निकाल लो। Z को निकालने का तरीका क्या है आपको पता है,
कि इधर आर अगर बनाते हो, फेजर बनाते हो डायग्राम, तो ये आर बनता है, ऊपर क्या बनेगा बेटा जी, एक्स एल बनता है ना, एक्स एल बनेगा ना ये। इसके बाद अगर हम इसका रिजल्टेंट लेते हैं तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा, ये इसको बना लिया करो, ये आपका जेड बनेगा, है ना, और ये आपका बनेगा फाई बनेगा, है ना, जो फेज डिफरेंस आएगा फाई आएगा। जेड क्या आएगा, अंडर रूट, बोलो बेटा जी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर कर लोगे तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो ये होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और ओमेगा को आप कन्वर्ट कर लोगे एफ में, क्योंकि आपको एफ दिया गया, ये आपका एफ दिया होता ना, ये आपका एफ है ना आपका ये, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में वॉट 2 पाई एफ इंटू एल होल स्क्वायर। एल की वैल्यू दी गई है और आर की वैल्यू दी गई, तो आपको जेड निकल जाएगा। अब इसको निकाल सकते हो कैसे, 100 स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू आपको दिया एफ कितना दिया हुआ है 50, है ना, इंटू 0.5 कन्वर्ट कर दिया ना आपने का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो आपका नहीं आपका तो दिया हुआ 0.5 ही हेनरी दिया, 0.5 रख लिया आपने, नो प्रॉब्लम, सारी वैल्यू सिंपल दी, कहीं कोई कन्वर्जन नहीं करना था आपको, तो आपने कहा कि ये आपने इसको यहाँ पर पॉइंट आउट कर लिया आपने। फिर बेटा आपका इम्पीडेंस कितना आ गया, आपका जो इम्पीडेंस आ गया अप्रॉक्सीमेटली 186.14 ओम आया, कैलकुलेट करोगे तो आपकी जेड की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है बेटा जी। तो जेड आ गया, तो इसका मतलब अगर जेड आ गया तो आपको आरएमएस मिल जाएगा, क्योंकि आपको ई आरएमएस दिया हुआ है, तो आपको आई आरएमएस मिल जाएगा, आई आरएमएस से आपको आई नॉट मिल जाएगा। तो बेटा बताओ आई आरएमएस क्या होगा, ई आरएमएस अपॉन जेड होता है। ई आरएमएस कितना दिया है 240 दिया हुआ है, जेड कितना दिया हुआ है 186.14 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली 1.29 एम्पियर आ जाएगी करंट। तो आई नॉट क्या होगा बेटा, व्हाट इज आई नॉट, बोलो जी। आई नॉट होगा आई आरएमएस इंटू √2, हर जानता है बच्चा ये। तो बस आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आई आरएमएस रख करके मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आ जाएगा 1.824 एम्पियर करंट आ गई। ये आपका आई नॉट आ गया। तो आपने आई नॉट निकाल लिया। अब आपको निकालना है कि मैक्सिमम करंट, और जैसे मतलब आपको जो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम, वोल्टेज के मैक्सिमम और करंट के मैक्सिमम होने में कितना टाइम लैग होगा, ठीक है बेटा जी। अब देखो पूछा कि व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम। क्या इसका मतलब हुआ, क्योंकि आर एल सर्किट है, तो आर एल सर्किट तो आपको पता है कि जो वोल्टेज लीड करेगा और करंट जो है लैग करेगी, क्योंकि आपका तो पहले बनेगा क्या, पहले वोल्टेज बनेगा फिर करंट बनेगी, ठीक है ना। तो वही टाइम पूछ रहा है कि पहले वोल्टेज बना और फिर कितने टाइम के बाद करंट बनेगी। तो आपको पता है कि ये आपका फेज है ना, फेज मतलब अगर आपने कहा कि भाई हमारा वोल्टेज अगर हमारी करंट इधर होगी, ये हमारी करंट मान लो अगर है, तो वोल्टेज हमारा इधर होगा। वोल्टेज कितने से कितने एंगल से आगे है, फाई एंगल से आगे है। तो अगर फाई आपको मिल जाए तो यहीं में टाइम भी मिल जाएगा आपको, कितने टाइम से हमारा वोल्टेज आगे है। टाइम लैग का मतलब ही होता है, ठीक है ना। ये बात आप लोग बड़े तो जो बच्चे बड़ा होते हैं कंफ्यूज, टाइम लैग की मीनिंग क्या है। तो जो आपका लास्ट वाला पार्ट आपका बी पार्ट है, बी पार्ट में पहले आप फाई निकाल लो, उनमें फेज डिफरेंस कितना है। तो जो फाई आपका आएगा डायग्राम से क्या देखो, वो आएगा tan इनवर्स XL अपॉन R आएगा। चेक करो ना यहां से क्या आएगा, tan फाई XL अपॉन R आएगा ना। तो XL अपॉन R आएगा, वैल्यू यहां रख दोगे इसको, ये क्या है ओमेगा L अपॉन R है बेटा जी, है ना। सॉरी इसको हम लोग रफ करते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे ही लिखो कि भाई आपका जो tan फाई होगा कितना होगा, ओमेगा L अपॉन R होगा। ओमेगा L की वैल्यू पुट करोगे, है ना, क्या है 2 पाई F इंटू L अपॉन R। इसको रख के सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो जो फाई की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स
2πfl/r। इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, यह आ जाएगा आपका 1.57। और इसकी वैल्यू में आप हेडक मतलब जब भी आपको देगा क्वेश्चन में तो इसकी वैल्यू आपको दिया होगा, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है बेटा जी। ये होगा तुम्हारा कितना 57.50 डिग्री आएगा ये tan फाई की जो वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है ना। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो फाई क्या आएगा रेडियन में, क्या आएगा बेटा जी 57.5 π/180 कर लोगे तो हो जाएगा रेडियन में हो जाएगा ये, ठीक है ना। डरने की बिल्कुल बात नहीं यहां से है, क्योंकि ये वैल्यू आपको दी रहेगी। यहां तक अगर आप आ गए तो फाई आपने इतना निकाला। अब टाइम लैग पूछ रहा है, तो टाइम लैग क्या होता है, देखो टाइम लैग, ये मान लो आपकी करंट है और ये क्या है बेटा जी आपका, ये आपका वोल्टेज है और ये एंगल कितना आपका फाई है। आगे कौन है, वोल्टेज, क्योंकि आपका सर्किट कैसी इंडक्टिव सर्किट है, सर्किट आपकी इंडक्टिव है, वोल्टेज आगे है, ये फाई है। और फाई क्या होता है, ओमेगा इंटू टी होता है ना। अगर ये मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहा है और टाइम क्या लिया इसने, टी लिया, तो फाई क्या बनेगा, ओमेगा इंटू टी बनेगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या आता है, ओमेगा इंटू टी होता है। तो टी क्या होगा, कितने टाइम, दोनों के बीच में कितना टाइम लैग है। टाइम लैग का मतलब कि करंट और वोल्टेज के बनने के बाद कितने टाइम के बाद करंट आएगी, ये पूछ रहा है। यानी वोल्टेज कितने टाइम से आगे है, टाइम क्या आ जाएगा फाई अपॉन ओमेगा। तो फाई अपॉन ओमेगा सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपने कहा कि अगर हम इसको रखते हैं रेडियन में, किसको रखते हैं फाई को रेडियन में, तो ओमेगा आपका रेडियन में ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। तो ओमेगा तो आप कहोगे सर कि क्या हो जाएगा, देखो 57.5 पाई अपॉन 180 क्या है ओमेगा 2πf, रखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.19 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ठीक है ना। ये आपका टाइम लैग, मीनिंग ये थी कि टाइम लैग की मीनिंग क्या है। टाइम लैग हमेशा उस फेज डिफरेंस से आने वाला है, फाई से ही आने वाला है, तो आपको फाई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। रह गई बात कैलकुलेशन की, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी ने आपको प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करना आ जाए और साथ में जो tan की वैल्यू है उससे आपको डरने की नीड नहीं है बेटा जी। वो वैल्यू आपको गिवन होगी, ऐसे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीधे आपको ऐसे नहीं दे देगा आपको कि आप tan इनवर्स 1.51 की वैल्यू अपने मन से याद करो फिर उसको लिखो, ऐसी बात आपसे नहीं करने वाला है। वो एनसीईआरटी में किया गया है क्योंकि आपको प्रैक्टिस रहे, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू आपको याद कर लो या तो नो प्रॉब्लम, इसको डरने की बात नहीं। आप यहां तक आ गए तो आप सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है कि कैलकुलेटिव पार्ट है, डरने की बात बिल्कुल नहीं। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 था उसे कैसे करना है, ठीक है। कोई डाउट होगा बेटा जी हम डिस्कस करना हमका, ठीक है बेटा जी। थैंक यू।